Hello friends, welcome to FSPS Part 3 have high-yield embryology preparation for exam. We will be discussing chapter 3 of high-yield embryology, and this is the video in Urdu. For English we will be making another video and soon, so please keep subscribe to the channel and keep update. ओके सो यहाँ पर हमें मालूम है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेस के अंदर मेटाफेस ऑफ मियोसिस 2 के अंदर जो है वो अटका हुआ होता है जब वो स्पर्म आके जो है वो उसके साथ अटैच होता है और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होती तब तक जो है वो मेटाफेस से निकल के सेकेंडरी oocyte जो है फर्दर डेवलप नहीं होता। एज सून एज देयर फर्टिलाइजेशन होती है सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मेटाफेस 2 जो है वो पूरा करता है एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो है वो स्पर्म आके अटैच होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसिन रिलीज होते हैं, पॉली स्पर्मेटिक ब्लॉक आ जाता है ताकि दूसरे कोई और स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज ना कर सके, वो एक स्पर्म उसके अंदर एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होती है, जोना पेलिसिडा जो है वो डिजेनरेट होता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अगर जोना पेलिसिडा डिजेनरेट नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देन व्हाट हैपेंस कि जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट देन जो है वो इसके अंदर जो है उसकी क्लीवेज होती है, यानी कि डिवीजन होती है। अच्छा, क्लीवेज के हम लोगों ने पढ़े थे कि जब तीन इसके रूल्स होते हैं, एसिंक्रोनस होता है, होलोब्लास्टिक होता है और इसके बाद इसमें से क्या होता है, किसी डिवीजन हो जाती है एंड देन व्हाट हैपेंस इज़ कि 2 सेल ब्लास्टुला बन गया, यानी कि जब डिवीजन होकर जब वो ज़ाइगोट फर्दर डिवाइड होता है तो उसके जब वो नाम चेंज हो जाता है, वो ब्लास्टुला हो जाता है। सो इट्स 2 सेल ब्लास्टुला। जब 2 सेल के अंदर डिवीजन हुई है देन 4 सेल ब्लास्टुला, जब जो है वो 4 सेल की डिवीजन हुई है एंड देन फर्दर गोज ऑन। जब 8 सेल पे होता है तो फिर जो है वो ब्लास्टुला जो है वो टोटीपोटेंट होता है, यानी कि वो एक स्टेम सेल की तरह होता है, उसका हर एक सेल एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो दैट्स टोटीपोटेंसी। देन जब ये 16 to 32 स्टेज पर होता है तो ब्लास्टोसिस्ट को हम एक नया नाम देते हैं विच इज़ मॉड्यूला। एंड इस मॉड्यूला के अंदर जो इतने सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एक कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर ऐसा ऐसा जो है सारी कैविटीज़ जो है वो मिलकर एक बड़ी कैविटी बना लेती हैं जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एंड देन दिस ब्लास्टोसिस्ट गोज़ ऑन फर्दर इन यूट्रस और सुपीरियर अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस के ऊपर जो पोस्टीरियरली अटैच हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाती है एंड हियर यू कैन सी एट डे 7 के जब इम्प्लांटेशन हो गई है। अब यहाँ पर जो है वो 2 तरह के सेल्स हो गए हैं, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जब बनी तो जो है सेल जब वो डिवाइड हो गए 2 तरह में, एक हो गए एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स और दूसरे हो गए ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं जो कहलाते हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि इसने जो पूरी जो एम्ब्रियो है उसको इसने जो है वो किया हुआ है, इंसर्कल किया हुआ है, जबकि सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो है इन्वेजिनेटिंग जो है वो सेल्स के रूप में जो है नज़र आ रहे हैं, जो कि जो है वो एंडोमेट्रियम को जो है वो इन्वेजिनेट करते हैं। ओके, सो जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा बनाते हैं एंड जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो बनाते हैं इट व्हेन एम्ब्रियोजेनेसिस अकर्स। सो यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर आगे जो है वो डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो इसके अंदर आपको जो है वो चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, ये देखने कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इनके बिटवीन जो है वो कैविटी जो है वो क्लेफ्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब क्लेफ्ट मिलते हैं, जैसे पहले ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी थी, ऐसे यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स के अंदर जो है वो कैविटी फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है ये भी कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी एक कैविटी के अंदर, जो हम आगे आपको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाएंगे, बट जस्ट कीप रिमेंबर दिस डायग्राम। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस at the day 14. You're seeing it got so complex, so let's just discuss a little about it. Okay, so what we were seeing is कि जो है यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट थी और जो है वो एम्ब्रियोब्लास्ट प्रेजेंट थे एंड बट यहाँ पर अब जब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारा कुछ आ गया है। सो व्हाट हैपेंस हियर इज़, आई थिंक पहले हमें जो थोड़ी सी आपको थ्योरी समझा देनी चाहिए ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। सही, तो क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस थ्योरी। ओके, सो एम्ब्रियोब्लास्ट जो हमने पढ़े थे वो यहाँ पर आके क्या होता है कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं 2 लेयर्स के अंदर। एक होते हैं डोर्सल एपिब्लास्ट और दूसरी होती है वेंट्रल हाइपोब्लास्ट। ओके,
ये डोर्सल एपिब्लास्ट और वेंट्रल हाइपोब्लास्ट जो है वो एक डिस्क बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके, सो यहाँ पे देखें व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ये दोनों एक तरीके से जो है वो एक डिस्क बना रहे हैं विच इज़ a bilaminar disc, right? Now, within the epiblast, clefts develop and eventually coalesce to form the amniotic cavity. यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस बन रही थी ब्लास्टोमेयर्स के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एपीब्लास्ट जो है वो एपीब्लास्ट के अंदर एक कैविटी बन रही है। मतलब एपीब्लास्ट जिस तरह से वो गुच्छे बने हुए थे उस तरह से यहाँ पर भी एपीब्लास्ट में जो है वो गुच्छा बना हुआ है और उसके अंदर बिटवीन एपीब्लास्ट जो है वो छोटे छोटे क्लेफ्ट डेवलप हो गए और उसके बाद वो सब मिलकर उन्होंने एक कैविटी बना ली विच इज़ एमनियोटिक कैविटी। सो हियर इज़ द एमनियोटिक कैविटी। ओके, जस्ट लाइक दैट जो हाइपोब्लास्ट है वो क्या करते हैं कि वहाँ तो क्लेफ्ट एपीब्लास्ट में क्लेफ्ट डेवलप होते हैं तो फिर एमनियोटिक कैविटी बनती है। हाइपोब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसको वो कवर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक जो है वो एक और जब कैविटी बनाना शुरू कर देते हैं अंदर जाके माइग्रेट करके वो पूरा जो है वो इस तरह से करके जाते हैं और एक जब वो इन्वेजिनेट करके जब वो यहाँ से जाते हैं और इधर से जाते हैं और फिर एक आके जो है बीच में फ्यूज़ होके वो एक कैविटी बना लेते हैं द डीलिमिटर कैविटी और इसको हम कहते हैं योक सैक। ठीक है, सो दिस इज़ अ योक सैक। सो लेट्स मूव बैक। what happens? The syncytial trophoblast produces human chorionic gonadotrophin hormone. Okay, the epiblast and hypoblast fuse to form the prochordal plate, which marks the feature of side of the mouth. So here is it, the prochordal plate. What you are seeing is कि यहाँ पर एक prochordal plate बन जाती है। Okay, वो दोनों फ्यूज़ होके जब यहाँ पे देखो थोड़े बड़े सेल्स हैं वो क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोकॉर्डल प्लेट बन रही है। वो वहाँ पे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है वो दोनों फ्यूज़ हुए हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रोफोब्लास्ट। हमने कहा था कि दो तरह के सेल बनते हैं, एक होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, दूसरे होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डिवाइड होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट जो है कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इनटू द एंडोमेट्रियम और जो है वो उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और वहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं। जो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होती, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और फिर जो है वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है यानी कि वो ट्रोफोब्लास्ट जो कि जो है वो अंदर इन्वेजिनेट हो रहे थे हमारी उसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर, जो ये वाले हैं हमारे ऊपर वाले वो कहलाते हैं वो जो है वो इनका फंक्शन होता है कि ये HCG जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जबकि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं उनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। वो जो है वो एक तो ये करते हैं कि वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बना रहे होते हैं और दूसरा वो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बना रहे होते हैं। ऑलराइट, जो कि सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ही जाते हैं और फिर जो है वो फर्दर फंक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। राइट, नाउ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। व्हाट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म? ओके, सो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या होते हैं कि जो वो एक न्यू लेयर जो है वो यहाँ पर बन रही होती है एपीब्लास्ट के अंदर। ठीक है, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है जिसको सोमैटोप्रियोरिक मेसोडर्म भी कहते हैं। ये जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है हमारे उसको लाइन करती है और से कनेक्टिंग स्टॉक बनाती है। कनेक्टिंग स्टॉक से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो हमारा पूरा एक कोरियोनिक कैविटी है उसके अंदर एक कनेक्टिंग स्टॉक जो है वो कंसेप्टस जो है उसको सस्पेंड करके रखता है। ऑलराइट, अच्छा, कोरियन के अंदर पूछा जाता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं तो वो कौन कौन से हैं? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म आ गया, दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट और तीसरा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। कोरियोनिक कैविटी बेसिकली क्या है? इट्स ए प्लेसेंटल कैविटी जिसको हम कहते हैं। सो जहाँ पे भी कोरियन का नाम आता है वहाँ पे आप समझ जाओ कि प्लेसेंटा की बात हो रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, देखिए इधर है इट्स कोरियन। राइट, सो अब कोरियन के अंदर क्या क्या है? कोरियन की जो वॉल है उसको हम जो ये कोरियोनिक कैविटी है इसकी जो वॉल है उसको कोरियन कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और इसके अलावा जो हमारा कनेक्टिंग स्टॉक है। राइट, सो इट्स
syncytial trophoblast, cytoplasm and connecting stalk, which are the three components of the chorionic cavity, and the wall of the chorionic cavity is chorion. Alright, so for the clinical considerations, human chorionic gonadotrophin हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है वहाँ से सिक्रीट होता है, वहाँ वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन जो है वो ओवरी से जो है वो होती रहे। 8 वीक तक जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन ओवरी से ज़रूरी होती है, ताकि क्योंकि 8 वीक्स तक जो है वो जो भी एम्ब्रियो है वो रिलाई करता है प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन फ्रॉम द ओवरी। 8 वीक्स के बाद क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो जो फंक्शन है प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन का वो जो टेक ओवर कर लेता है, और एंड देन जो है वो इसकी नीड कॉर्पस ल्यूटियम की प्रोजेस्ट्रॉन की नीड एसच नहीं होती। अच्छा, HCG जो कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैटरनल ब्लड के अंदर 8 डे पर और मैटरनल यूरिन के अंदर 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पर जो वो यू कैन टेस्टेड, और आप जो वो प्रेगनेंसी जो है वो फिर डिक्लेयर कर सकते हैं कि है या नहीं। अच्छा, लो HCG लेवल्स और हाई HCG लेवल्स का में की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लो HCG लेवल्स हैं तो प्रॉब्ली कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है या फिर जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और अगर कहीं किसी को के लेवल्स जो है हाई HCG लेवल्स आ रहे हैं तो प्रॉब्ली मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि मल्टीपल प्लेसेंटा है। तो ऑब्वियसली अगर प्लेसेंटा ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से जो है वो हाई HCG लेवल बनेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो वो हाइड्रिफॉर्म मोल है, हाइड्रिफॉर्म मोल जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करता है HCG की। एंड नंबर 3 जो है वो GTN यानी कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लियस है। ओके, व्हाट इज़ RU486 मिफेप्रिस्टोन? वेल, इट्स अ ड्रग जो कि जो है वो हम लोग यूजुअली साइटोटेक के साथ दे रहे होते हैं टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। 96% केसेस में जो है वो इफेक्टिव है, और अगर किसी पेशेंट को आपने जो है वो मिफेप्रिस्टोन दिया है तो विदिन 8 to 10 वीक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें क्या होगा कि इम्प्लांटेशन और जो है वो हो गया है, मतलब अगर इम्प्लांटेशन हो गया और आपने उसको ये दे दिया है तो एंडोमेट्रियम जो है वो स्लफ ऑफ हो जाएगी, जो कंसेप्टस है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स कि इट वुड लीड टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। व्हाट हैपन इन हाइड्रिफॉर्म मोल? वेल, हाइड्रिफॉर्म मोल जो है वो कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। एक ब्लाइटेड ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट वो जो कि आगे ग्रो नहीं कर रहा और उसकी ग्रोथ जो है वो जगह स्टक हो गई है, वो बाद में क्या करता है कि इसके जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो फर्दर प्रोलिफरेट करते हैं और बड़े बड़े हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं और बना लेते हैं हाइड्रिफॉर्म मोल। हमने कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और हमने एक चीज़ ये कही थी कि ट्रोफोब्लास्ट का जो मेन फंक्शन है कि वो क्या करते हैं कि वो प्लेसेंटा बनाते हैं। तो अगर ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन जो है वो हाइड्रोप्लास्टिक हो रही है, उसकी प्रोलिफरेशन में डिफेक्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स कि जो प्लेसेंटा में डिफेक्ट आएगा, यानी प्लेसेंटा जो है एबनॉर्मल होगी इन हाइड्रिफॉर्म मोल। अब कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, हाउ डू यू नो? वेल, अगर पार्शियल मोल है यानी कि इनकम्प्लीट मोल है तो वहाँ पर जो ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप होगा, दैट मीन्स कि 69XXX या 69XXY होगा ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड 2 स्पर्म, यानी कि 2 स्पर्म और 1 ओवम जो है वो फर्टिलाइज होंगे, तो फिर जो है आपके पास पार्शियल मोल आएगा। ऑलराइट, जबकि जो है वो होता क्या है कि अगर कोई पेशेंट है जो कंप्लीट मोल के साथ है तो आप उसको पार्शियल से कैसे डिफरेंट करें कि पार्शियल में जो है कि कोरियोनिक विलाई के अमाउंट से, क्योंकि पार्शियल में कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोरियोनिक विलाई जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसका एक हॉलमार्क ये है कंप्लीट मोल का कि जहाँ पे जो है ग्रॉसली जो है वो कोरियोनिक विलाई में एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा होता है, बहुत ज़्यादा हाइपोप्लास्टिक और स्वोलन होते हैं, और आपको एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। राइट, सो यू कैन हियर इन दिस सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से हाइपोप्लास्टिक हैं और ग्रेप की फॉर्म में जो है वो पूरे स्वेल अप हो गए हैं। राइट, अच्छा, और हाँ, इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो या फीटस का कोई नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। राइट, क्लिनिकल साइंस क्या होंगे कि जो डायग्नोस्टिक है मोल के लिए वो ये कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो वो प्री-एक्लेम्पसिया जो है वो इंडिकेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो पेशेंट आई प्रेजेंट करेगी। दूसरा ये कि HCG लेवल्स जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एलिवेट होंगे, मोर देन 100,000 जो है वो HCG लेवल्स होंगे। यूट्रस जो है वो एनलार्ज्ड होगा और दे कैन बी ब्लीडिंग। राइट,
इसके अलावा हम जो भी कोई हाइड्रोफॉर्म मोल के साथ जो प्रेजेंट करता है उसको हम फॉलोअप करवाते हैं। उसकी वजह ये है कि 3 to 5% में हाइड्रोफॉर्म मोल जो है वो क्या करता है कि अगर उसका पीस रह जाए आफ्टर डीएनसी तो जो है वो आगे जीटीएन कॉज कर सकता है, यानी कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लियोसिस कॉज कर सकता है। देयर आर चांसेस। ओके, अब जीटीएन होता क्या है और हम क्यों इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है। अब अगर किसी को मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो बिल्कुल ही मतलब आगे वो किस तरह से सर्वाइव करेगा कि उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको पहले ही देखते रहें, क्योंकि जीटीएन जो है वो हाईली जो है मेलिग्नेंट होता है। ये लिवर के अंदर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये लिवर की है, जिसमें जो है वो हेमरेजिक नोड्यूल्स बन गए हैं इनटू द लिवर। ऑलराइट, डायग्नोस्टिक जो है वो जीटीएन का यही है कि एलिवेटेड एचसीजी लेवल्स मिलेंगे। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मेटास्टैटिक लीजन्स हैं जो कि जो है लिवर के अंदर डेवलप हो गए हैं। बीच में हेमरेजिक पार्ट है और साइड में जो है वो एक सिंगल लेयर होती है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की। जीटीएन जो है वो इसकी प्रोग्नोसिस जो है पुअर होती है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो हाईली सक्सेसफुल है। सो इट्स बेटर टू keep a track on patients with hydatform mole. So this is all about this video. So I hope you guys understand. If you have any queries you can ask, and if you want me to discuss it in any topic you want me to discuss further, you can just write down. Thank you.